नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत और आपका स्वागत है सत्य परख भारत में टॉक विद कुमार। इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे एक तरीके से हाई कोर्ट ने जो एक बोतल में पड़े हुए सोए जिन को निकाल दिया है, और एक तरीके से अगर देखा जाए तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बात की है और केंद्र सरकार से एक सीधे सीधे तौर पर कह दिया है कि अब समय आ गया है कि इस पर बात की जाए और इस पर कानून बने। तो क्या ये वक्त सही है? क्या नरेंद्र मोदी के सरकार के माथे ही अब सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम आएगा? और खास बात यह है कि क्या अब एक तरीके से नई बहस शुरू होनी चाहिए और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लगातार पिछले उसकी बात आजादी से आज तक हो रही है, उसको एक तरीके से दरकिनार किया गया है, उस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले एक पैकेज देखकर इस पूरे मसले को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। जरा पैकेज देखते हैं। राजनीतिक दलों खासकर बीजेपी के एजेंडे पर रहने वाला यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता अब कोर्ट कचहरी के गलियारों में भी गूंजने लगा है। तलाक के एक मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने भी महसूस किया कि अब वक्त आ गया है जब देश में शादी ब्याह, संपत्ति और उत्तराधिकार जैसे मामलों के लिए एक ही कानून हो और सब पर एक ही तरीके से लागू हो। कोर्ट ने अपनी इस राय के समर्थन में दो बड़ी बातें कही। पहली ये कि देश में धर्म जाति के बंधन टूट रहे हैं। इस बदलाव के चलते अंतर जातीय और अंतर धार्मिक शादियों या तलाक में मुश्किल आ रही है। युवा पीढ़ी को इन दिक्कतों से जूझना न पड़े, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। मामला अभी सिर्फ कोर्ट की टिप्पणी तक है, लेकिन अल्पसंख्यकों के बीच खलबली मचाने को काफी है। यकसा सिविल कोड की हिंदुस्तान में बात की जा रही है। ये सामान्य नागरिक संहिता हमें कबूल नहीं है और हम इस फैसले के खिलाफ आला कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जहां तक ये बात कही जा रही है कि पूरे मुल्क में यकसा सिविल कोड नाफिज किया जाए, तो यकसा सिविल कोड के नाफिज करने से पूरे हिंदुस्तान में जो अलग अलग तबकात के लोग रहते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट की ये टिप्पणी जिस मामले की सुनवाई के दौरान आई, उसे भी समझिए। पति हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक तलाक चाहता था, जबकि पत्नी का कहना था कि वो मीणा जनजाति से आती हैं, लिहाजा उस पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता। इस वजह से उसके पति द्वारा दायर फैमिली कोर्ट में दायर तलाक की अर्जी खारिज की जाए। पति ने पत्नी की इसी दलील के खिलाफ हाई कोर्ट में अर्जी दायर की थी। हाई कोर्ट ने पति की अपील को स्वीकार कर लिया और सुनवाई के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की जरूरत महसूस की। यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे भारतवर्ष में लागू होना चाहिए और जो हिंदू ट्राइब है वो उसी तरह से हिंदू मैरिज एक्ट के तहत गवर्न होना चाहिए, जिस तरह से क्रिश्चियन ट्राइब क्रिश्चियन लॉ से गवर्न होते हैं और मुस्लिम ट्राइब मुस्लिम लॉ से गवर्न होते हैं। यह एक बहुत ही बड़ा फैसला आया है जिससे कि संपूर्ण आदिवासी समाज मुख्य धारा में जुड़कर सभी तरह का लाभ उठा पाएंगे। सारी चीजों को देखेंगे तो ये जजमेंट जो है वो उनपे वाइटली इम्पैक्ट करेगा। द रीजन बिहाइंड दिस कि आज जैसे उनका एक्सक्लूजन है यूनिफॉर्म सिविल कोड ला करके आप उसको खत्म तो कर सकते हो, यहाँ डायरेक्शन दे सकते हैं, बट ऑन ग्राउंड ऑफ मियर डायरेक्शन कि आप इनको मियर डायरेक्शन ये दे दें कि हाँ आप भी आएं और हमारे साथ खड़े हो जाएं, आप इनको उसी तरह से इक्वली ट्रीट करें जैसे आप औरों को ट्रीट कर रहे हैं, तो ये उनके साथ अन्याय होगा। समान नागरिक संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। नीति निर्देशक तत्व कानूनी तौर पर अनिवार्य नहीं है, लेकिन संविधान में उम्मीद की गई कि इन्हें लागू करवाने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी उम्मीद को साकार करने के लिए अपना फैसला कानून मंत्रालय के पास विचार के लिए भेजा है। इससे पहले पूर्व चीफ जस्टिस भी गोवा में लागू समान मतलब आप समझिए कि गोवा में नागरिक यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से लागू इस तरीके का, तो भारत में आखिर वो लागू क्यों नहीं हो रहा? और अगर हाई कोर्ट ने एक नए सिरे से बहस को आमंत्रण किया है तो उस पर बात होनी चाहिए। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद है। हमारे साथ डॉक्टर धनोज कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं और सत्य परख भारत के डिप्टी एडिटर हैं। धनोज जी, आपका स्वागत है।
दीपक राय हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और बेबाक बात रखते हैं। दीपक जी आपका भी स्वागत है। दीप चंद राठौर हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं। दीप जी आपका भी स्वागत है। हमारे साथ राकेश सिंह परमार राजनीतिक विश्लेषक है और खास बात यह है कि वकील भी हैं। तो जो कोर्ट से जुड़े हुए पूरे मसले हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जनरल प्रताप सिंह प्रदेश प्रवक्ता हैं सुभाषपा के और सेकुलर और लिबरल छवि के भी हैं। खास बात यही है जिनेंद्र जी की। चलिए, बहरहाल इस मुद्दे को थोड़ा हम मैं ये चाहता हूं कि थोड़ा हम इस पर बेहतर डिबेट करें और चीज़ों को बेहतर तरीके से समझे। जैसे कि कल हमने यमुना के ऊपर डिबेट किया था और यमुना के अलग अलग परतों को समझने की कोशिश की थी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर उनको ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सत्यपरक भारत मैगजीन जो है वो आपके निकटवर्ती बुक स्टॉल पर अवेलेबल है। आप वहां से जाकर सत्यपरक भारत परचेज कर सकते हैं और हमें आप सीधे ऑर्डर भी कर सकते हैं। बहरहाल मैं सबसे पहले दीपक जी के पास चलता हूँ। दीपक जी, आप इसे किस तरीके से ले रहे हैं कि नई तरीके से बहस फिर से स्टार्ट हो रही है? जी दीपक जी। जी देखिए, जो हमारे जो संविधान निर्माता थे, चाहे जितने हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने एक ऐसे भारत की परिकल्पना की जो गीतांजलि की 2 लाइनों में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, where the mind is without fear and the head is held high। और इस चीज को कायम रखने के लिए संविधान में हमारे आर्टिकल 14 है, 19 है, 21 है, जो इक्वलिटी के राइट को देता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो सिविल कॉमन सिविल कोड को बनाने की परिकल्पना की गई। और आप देखिए 23 नवंबर 1948 को डॉक्टर अंबेडकर ने, जब संविधान समिति की जो बैठक हुई थी, उससे सबसे पहले चर्चा हुई थी और अंबेडकर जी ने इस कॉमन सिविल कोड की परिकल्पना को रखा था। उस पर बहुत विरोध भी हुआ, खासकर मुसलमान भाइयों ने सबसे अधिक विरोध किया था। उसके बाद भी ये इशू वहां पे दब गया, चीजें और आती गई, दबता गया। फिर आप आइए 1980 में, जब मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, उसमें बोला गया कि आप जो है कॉमन सिविल कोड की तरफ तैयारी कीजिए। फिर जब 1984 में साहबानों का केस आया, उस समय भी इसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला कि आप जो है एक नियम, एक कानून की तरफ आगे बढ़िए जो सबके लिए बराबर हो, चाहे कोई हिंदू मुस्लिम चाहे किसी के लिए बराबर हो। फिर आज ये कल जो आया दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला, तो आया इसलिए आया, देखिए इश्यूज आते जा रहे हैं। आज हम धर्म, जाति और इन सब चीजों से ऊपर उठ रहे हैं, जहां इनका मतलब कम होता जा रहा है, इससे अधिक जो है तहसील होते जा रहे हैं। आज जो मीना जाट की है, उन्होंने बोला कि नहीं, हमारा पंचायत जो फैसला करे उसी हिसाब से तलाक का वो होना चाहिए, निपटारा होना चाहिए। और उसके पति ने बोला कि नहीं, हिंदू धर्म के हिसाब से होना चाहिए। तो पहले कोर्ट में तो वो हार गया था, आज हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं, इस पे विचार होना चाहिए। उन्होंने वो किया है कि फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के बोला कि इस पे आप विचार कीजिए और इस पे कानून बनाने की तरफ आगे बढ़िए, बहुत विचार हो और जल्दी आगे बढ़िए, बोला है और कॉपी भेजिए। तो इस पे बहुत अच्छा विचार है और सेंट्रल गवर्नमेंट पे इस पे विचार करना चाहिए। मैं कहता हूँ, देखिए मोदी जी ने जब 3 तलाक खत्म किया, तो जब 4 शादियों का भी प्राविधान खत्म होना चाहिए था, वो क्यों छोड़ा गया? ये क्वेश्चन है। हलाला हुआ 4 शादी, ये भी तो है। अगर बाल विवाह, सती प्रथा खत्म हो सकती है तो हिंदू भी उस पर लड़ जाते हैं। तो आज मुस्लिम को यूनिफॉर्म होना चाहिए ना, चीजों के रेवोल्यूशन होना चाहिए, चीजें बेहतर होनी चाहिए। विकास का पैमाना तो यही है कि हम पुरानी पोगा पंडिती या फिर आप कह सकते हैं दकियानूसी और ऐसी बातों से अलग हो और बेहतर सोच और चीजें करें। हमारे साथ जिनेंद्र जी हैं। जिनेंद्र, आप भी क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ खड़े हैं या फिर ये जो चल रहा है वो आप उसके साथ खड़े? जिनेंद्र नमस्कार सभी दर्शकों को। श्रीकांत भाई, मैं और मेरी पार्टी जो सोचती है वो सोचती है कि सभी के साथ मिलकर एक टेबल पर पहले बात हो, और ऐसा नहीं है कि ये केवल 2 या 4 लोग या बड़े नेताओं को बुला लिया और वो जो कहें कि मैं इस धर्म का, इस जाति का मतलब नेतृत्व करता हूं, तो उनके साथ नहीं होकर बल्कि एक सुझाव मंगाए जाएं और सभी के साथ बात की जाए। उससे देखा जाए कि क्या ये जरूरी है या नहीं जरूरी है। जहां तक मेरी पार्टी की बात है, तो शक है कि ये जरूरी नहीं है। आप यही कहना चाहते हैं ना कि ये जरूरी है या नहीं है? मतलब आपको शक है कि ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी है। मतलब बिल्कुल बिल्कुल। मैं बता देता हूँ, शायद आपको एक छोटी चीज मैं बताता हूँ कि जब 1952 में हिंदू सिविल कोड लाया गया था, उससे पहले हिंदुओं में कई शादियां 4 भी नहीं होती थी, 4 से बहुत ज्यादा, जितनी मन करे उतनी कर सकते थे। और
इसमें आपने उस समय कई राजाओं को, कई बड़े लोगों को और छोटी जातियों में भी, मतलब छोटे जातियों में, अगड़ी में चाहे वो पिछड़ी में, छोटे लोगों को भी आपने कई शादियां करते हुए देखा होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल किसी एक वर्ग की या किसी समाज की या आदिवासियों की या मुस्लिमों की या क्रिश्चियन धर्म में ऐसा है तो होना ही चाहिए। लेकिन मेरा यहाँ कहना है कि जब हिंदू सिविल कोड लाने की बात चली थी, उस समय हजारों लाखों साधु संतों ने सड़क पे आके प्रदर्शन किए थे और कई दिनों तक प्रदर्शन चले थे। वो तो नेहरू जी ने किसी तरह वो हिंदू कोड बिल को टुकड़ों में तोड़ के एक एक करके पास करवाया था। इस वजह से वो आज हम जो कहते हैं कि अरे हम तो एक शादी करते हैं और वो लोग 4 शादी करते हैं, वो लोग 3 शादी करते हैं, उनके धर्म में है, ठीक है, आप इस चीज को गलत ले रहे हैं। आपको नेहरू जी को श्रेय देना चाहिए कि आप अपने समाज को इस अच्छे पंथ पर लाके बोल रहे हैं कि हम लोग केवल एक शादी करते हैं। आप देखिए, मैंने आपको बीच में टोका नहीं, लेकिन मैं बीच में टोक रहा हूँ। मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। अगर हिंदू जो है वो पाकिस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, वो कहते हैं कि समान आचार सहित समान नागरिकता, समान अधिकार और तमाम चीजें मिलनी चाहिए, ठीक है। वहां अल्पसंख्यक है। भारत में हिंदू बहुसंख्यक है और बहुसंख्यक होने के बावजूद वो कह रहे हैं कि भैया उन्हें समान तरीके से ट्रीट किया जाए। जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को ट्रीट किया जा रहा है, जिस तरीके से ईसाइयों को ट्रीट किया जा रहा है, मुस्लिमों को ट्रीट किया जा रहा है, उस तरीके से ट्रीट किया जाए कि उनको भी इंसान समझा जाए। लेकिन क्या राजनीति के चश्मे से चीजों को देखना, पिछले 70 साल की गलतियों को आप मतलब आपके फैक्ट के हिसाब से राजा राम मोहन राय ने जो किया वो गलत है, सती प्रथा जो हटी वो गलत है, 3 तलाक जो था वो उसको हटाया गया वो गलत है। मतलब आपका तो एक सोच अलग है ना, कि विरोध में जो चीजें क्या कहते हैं, एक पार्टी को फायदा दे दे या एक जन समुदाय को फायदा दे दे, आप उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। जिनेंद्र भाई, मैं बता देता हूँ कि राजा राम मोहन राय जी से पहले भी 1829 में सबसे पहले सती प्रथा का कानून आ चुका था। 1880 के आसपास पूरे देश में लागू हो गया था और सबसे आखिरी बार 1987 में सती रूप कंवर सती हुई थी। तो इस मुद्दे को छोड़ दीजिए, वो कब से कब चला और आखिरी केस कब आया सती प्रथा का। दूसरी चीज ये कि जो आप बता रहे हैं, मुझे लगता है आपने बहस का मुद्दा इस वजह से रखा है कि हम मुस्लिमों को टारगेट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, बहुत से लोग ऐसे हैं, आदिवासी लोग भी हैं। मैं आपको बता देता हूँ, हमारे देश में ही 12 से 13 जिले ऐसे हैं जहां भारत सरकार का कानून नहीं चलता है, पहली चीज। दूसरी चीज, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जैसे पत्थलगड़ी जैसी प्रथाएं चलती हैं। मतलब अगर गांव के बाहर पत्थर गाड़ दिया आदिवासी इलाकों में, तो वहां उस गांव के अंदर फिर हिंदुस्तान का कानून या संविधान लागू नहीं होता है। ऐसे एक नहीं, हजारों गांव हैं और उनके ऐसे ही कई जगहों पे सरकार ने खुद दे रखा है। हिंदू रहते हैं वहां पर, मुस्लिम भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, पूर्वोत्तर के राज्यों में जहां वो स्वायत्त शासन करते हैं। तो आपको जानना चाहिए कि ये केवल एक मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ वो नहीं है कानून। ठीक है, मैंने आपको अच्छा खासा समय दिया जिनेंद्र भाई, आप ये नहीं कह सकते कि आपको समय नहीं मिला। दीपचंद राठौर में उतना ही समय जितना जिनेंद्र जी को दिया था मैं आपको देता हूं। आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? क्या आप कुछ रेवोल्यूशन नहीं चाहते? क्या आप सड़ी गली मानसिकता या फिर उन तमाम तरह चीजों को हटाकर निकाल के बाहर फेंकने के समर्थन में नहीं है? क्या दिल्ली हाई कोर्ट ने जो निर्णय लिया या फिर केंद्र सरकार से जो कहा है, आप उसके साथ खड़े या उसके विरोध में खड़े? प्लीज। कुमार श्रीकांत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी संविधान और न्यायपालिका में विश्वास रखती है। देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है। ये सबसे यूनिक जो ये मुद्दा है, ये कानूनी नहीं, राजनीतिक मुद्दा ज्यादा है। पहली बात तो इसमें तमाम पार्टी और सिविल सोसाइटी को विश्वास में लेकर ये कानून पास होना चाहिए। अगर बीजेपी सरकार चाहती तो आज से 4.5 साल पहले ये कानून पास कर लेती। उन्होंने पहले भी इलेक्शनों के टाइम में ये इस बिल को लेकर आए, उस पर बहस हुई और 1-2 महीने के बाद फिर इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। फिर 2014 के अंदर कहने का मतलब है सरकार चाहती तो ये कानून पास कर लेती, और सरकार आज की डेट में अगर ये कानून संसद में लाती है, दीप जी दोनों रखते।
अरे राठौर साहब, मैं कह रहा हूं सरकार अगर ये कानून संसद में लाती है तो आप इसके समर्थन में खड़े होंगे ना? आपका मानना पास हो जाना चाहिए और सरकार को पास कर देना चाहिए, तो आप इसका समर्थन करेंगे संसद में? कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी? मैंने आपको पहले बता दिया, हम संविधान और न्यायपालिका में विश्वास रखते हैं। दूसरी बात, भारत जैसे देश में सैकड़ों जातियां हैं, पूजा होती है, पद्धतियां हैं, हर समाज के रीति रिवाज अलग अलग हैं। शादी और मृत्यु को लेकर मान्यताएं होती है। कश्मीर से लेकर नागालैंड और मिजोरम जैसे राज्यों में अलग अलग प्रावधान है। ठीक उसी की तर्ज पे मुस्लिम समाज में 3 तलाक और 4 शादियों का प्रावधान है। हिंदू 3 तलाक खत्म हो गया, 4 शादियां खत्म होने जा रही हैं। 3 तलाक खत्म हो गया। जो समाज के हिस्से में आप किस समय में जी रहे हैं आप? ये 2021 का समय है भाई साहब, हम लोग चांद पे जा रहे हैं और चांद के समय में अभी भी आप 4 शादियों के पीछे और 3 तलाक के पीछे औरत को भोग की वस्तु समझते हैं आप लोग। आप कानून पास करो, हम स्वागत करते हैं। मतलब आप समर्थन में हैं? आप समर्थन में हैं? राकेश सिंह परमार, ठीक है। राकेश सिंह परमार अगर मुसलमानों का है तो जी आप कांग्रेस की पार्टी ऐसी है, और मोहन भागवत जी ने भी डीएनए पे बयान दिया, तो आप बोलते हो कि जी हिंदुत्व की पार्टी है। आप लाओ तो सही, हम स्वागत करेंगे। ठीक है, मैं समझ रहा हूं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। राकेश सिंह परमार, क्या ये बात दीप चंद राठौर या कांग्रेस के लिए वो छछुंदर जो एक सांप के मुंह में फंस जाता है वो वाली स्थिति है क्या, कि ना ये इसका विरोध कर सकते हैं ना इसका समर्थन कर सकते हैं? नमस्कार जी। खत्म हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। अब तक के डिबेट में सिर्फ झूठ परोसा गया। पहले उसको आधा मिनट में क्लियर कर दूं। आपका कहना कि 3 तलाक मोदी जी ने खत्म कर दिया और खत्म हो गया, ये सदी का सबसे बड़ा झूठ है। 3 तलाक खत्म नहीं हुआ है, लगातार तलाक 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 बोलने के प्रथा को खत्म किया गया जो कुरान पाक में नहीं था। 3 तलाक है, एक अभी बोलिए, फिर एक अगले महीने बोलिए, एक अगले महीने बोलिए। मतलब महिला के रजस्व, मतलब 28 दिन की जो साइकिल होती है, मतलब आप सिंपल है कि एक महीना बाद बोलिए। वो लिखने वाले ने कहा था कि पति पति में झगड़ा होगा तो 5 मिनट में गुस्सा ठंडा हो जाएगा, तो बाद में वो तलाक रिवर्स हो जाएगा, मतलब रिवर्ट हो जाएगा। लेकिन उसको लोग तलाक 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 और उसके बाद तलाक तलाक कर देता था। मोदी जी ने उस हलाला भी आता था, राकेश सिंह परमार, फिर हलाला भी आता था, मुताह भी होता था। बहरहाल ठीक है, अभी हलाला खत्म नहीं किया, आप नोट करिए। हलाला मतलब मौलाना के मजे की चीज नहीं खत्म किया भाई, बात करेंगे अपनी बात। ना हलाला खत्म नहीं हुआ, पहली बात जान लीजिए। देखिए क्या है कि परसेप्शन बनाई जा रही है कि सिविल कोड, असल में क्या है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का न्यायालय ने कहा है और वो जो पोर्टल पर ड्राफ्ट लगा, वो दोनों अलग अलग चीज है। मेरे को टाइम दीजिएगा, रोकिएगा मत। यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का कानून सरकार को डायरेक्शन दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा, कहा गया है, कोई ड्राफ्ट नहीं है। अब उसमें सरकार न्याय आयोग के माध्यम से एक ड्राफ्ट पोर्टल पर रखी है, आप उस पोर्टल को पढ़िए। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, संदीप दुबे हमारे बात का समर्थन जरूर करेंगे पार्टी हट से हट करके। इस देश में अगर कोई सबसे ज्यादा मुस्लिम भक्त पार्टी है जो मुसलमानों का समर्थन करती है, वो है भारतीय जनता पार्टी। इस देश का सबसे मुस्लिम परस्त पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और इस देश के हिंदुओं का सत्यानाश सोचने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी हिंदू का सत्यानाश अब तक के उसके पूरे कार्यकाल में हर हिंदू विरोधी नीति करने वाला भारतीय जनता पार्टी है। अब रोकिएगा एक मिनट, काट मत दीजिएगा बीच में। इसमें क्या है? नहीं गलत चाय नहीं पिया, भारत का संविधान पी लिया है मेरे भाई, कंठस्थ पी लिया है, वही निकल रहा है। है क्या पहले जानिए। जो पोर्टल पर लगा ये कंटिन्यूअस है। सर संचालक जी का कि उनका ओसामा बिन लादेन, दाऊद इब्राहिम और उनका जीने का उनका होगा, मेरा नहीं है। वो उसके आगे की है, वो जान लीजिए, उनका डीएनए के आगे का ही है। उस पोर्टल में सीधा सीधा लिखा है कि रहीम खान ने की 3 बीवियां हैं, 1, 2 और 3, तीनों को 2-2 बच्चे हैं, तो तीनों को सुविधा मिलेगा। मतलब रहीम खान के 6 बच्चों को सुविधा मिलेगा। राकेश परमार की 3 बच्चा है तो कैंसिल हो गया। मतलब आप गजवाए हिंद का जड़ बो दिए हैं।
कि भैया आप 3 ब्याह करो, 6 बच्चा पैदा करो, राकेश परमार 2 करेगा, 10, 20, 50 साल में जो पहले होने वाला था वो 10-5 साल पहले ही यहाँ पर मुस्लिम बहुलता हो जाएगी, हिंदू अपना डफली बजावे बाहर जाए। ये केस एक हिंदू ने दायर किया गया। अब तक जो बढ़िया चीज है वो मेरे कबीले का कानून चाहिए, और जो मेरे विरुद्ध जा रहा है उसमें आईपीसी चाहिए। मतलब एक हिंदू लड़की मीना, एक मीना समुदाय, मीना हो, दलित हो, अनुसूचित हो, हिंदू समुदाय के हैं, जब उसको तलाक का मामला आया, यहाँ क्यों हिंदू मैरिज में ओम नमः शिवाय कह के, लेकिन जब तलाक आए तो बोली मैं मीना हूं, मेरे में तलाक नहीं लागू होता। संदीप दुबे जानते हैं, आप भी जानते हैं, हमारे यहाँ गुलावटी ब्याह होता है। मतलब मैं अपनी बहन की शादी जिससे किया, उसके भाई से अपनी बहन का शादी कर लिया। मतलब तेरे भाई से मेरी शादी में एक गुलावटी विवाह होता था, अमूमन दलित समाज में होता है, मतलब मेरे को किसी उसमें मत जोड़िएगा, लेकिन क्षत्रिय ब्राह्मण ये गुलावटी विवाह नहीं करते। गुलावटी अब आज के कानून में है, क्योंकि मैं चाहूं तो छपरा में अपनी बेटी की भी शादी कर सकता हूँ और बेटे का भी शादी कर सकता हूँ, तो गुलावटी विवाह को हम कानून में नहीं मान सकते। मतलब जो मेरे पक्ष में है वो तो मैं लूंगा, और जो मेरे विरोध जा रहा है वो मुझे किसी से चाहिए। इस देश में ये गजबा हिंद की शुरुआत है, जो ड्राफ्ट आया है उस ड्राफ्ट का मैं विरोध करता हूँ और करना चाहिए। अनम्यूट कीजिए, फटाफट जवाब दीजिए, अनम्यूट कीजिए, जवाब दीजिए। हाँ, मैं फिर अखिलेश जी के पास जाऊंगा, प्लीज जी। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो राकेश सिंह परमार कह रहे हैं आप हिंदू विरोधी हो गए, आप टेक्निकल पॉइंट राकेश सिंह परमार ने जो पकड़ा है, मुझे लगता है बड़ा मुश्किल था उसे पकड़ना, कि आपने मुस्लिमों को लेकर एक तरीके से छूट दी और हिंदू अगर 3 बच्चे करेंगे तो उनको लेकर अलग से आपने चीजें जो है वो टाइट कर दी। संदीप भाई, ये टेक्निकल अगर लोग समझेंगे तो आपको पता है आपके लिए कितनी दिक्कत हो जाएगी। मैं परमार भाई की, राकेश भाई के अगर टेक्निकल पक्ष में जाऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा, है ना। इसलिए उनके तकनीकी पक्ष को मैं उनकी तकनीकी ज्ञान के आधार पे कहता हूं कि उन्होंने अपने तकनीक से बेहतर बात रखी है, क्योंकि हर वक्ता अपने हिसाब से बेहतर पक्ष रखता है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि सरकार, हम लोग जो अभी चर्चा कर रहे हैं, सरकार कोई ऐसा कानून अभी लेके आई नहीं है, लेकिन पूर्व में इस तरह के कानून हैं, जैसे संपत्ति के अधिकार को ले लीजिए, या कई ऐसे कानून है छोटे छोटे जो इस तरह की बातें होती है कि पूरे भारतवर्ष में वो लागू है और हम सबको मानना है। इस कानून में जो सबसे बड़ी फायदे की बात है वो ये है कि संपत्ति का अधिकार में बहन बेटियों का अधिकार अब शामिल हो गया। अभी क्या है कि कई सालों से, कई पीढ़ियों से जब कानून बना है उसके बाद भी बहन बेटियां अपनी घरों में अधिकार नहीं ले पा रही है, संपत्ति में अधिकार नहीं ले पा रही है, वो नागण्य के बराबर है। दूसरी बहुत बड़ी बात है कि जो मुस्लिम समाज की या ईसाई समाज की और समाज के लोग हैं, सरल कानून न होने की वजह से जटिलताएं ज्यादा है। और राकेश भाई की बात का मैं इसलिए समर्थन करता हूं कि वो उन्होंने जटिलताओं पे ध्यान आकृष्ट किया कि ये जटिल वस्तु स्थिति है, और इसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि जो जटिल कानून होते हैं उसमें क्या होता है कि लोगों को देरी से न्याय मिलता है। कभी कभी जजेज भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ऐसे कानून में किस आधार पे मैं कौन सा न्याय संगत पक्ष रखूं जिससे वादी है उसको न्याय मिल पाए। तो जटिल कानून का सरलीकरण होना बहुत जरूरी है। मैं इसको ऐसे देखता हूं कि सरकार को चाहिए कि इस तरह के जितने भी कानून हैं अलग अलग धर्मों के आधार पे, मानवीय डॉक्टर अंबेडकर जी ने जब शुरू में ये संविधान बना था उनका पक्ष था कि इसको तुरंत लागू किया जाए, लेकिन नेहरू जी के कुछ उस समय की जो सरकार थी उसकी अपनी सोच थी कि भारत अगर चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब भारतीय हो जाएंगे और राष्ट्रीय बन के अगर इस बात में सोचेंगे और राष्ट्र को बल मिलने वाले नागरिक जब भारत में तैयार हो जाएंगे, एक राष्ट्र के रूप में हम अपने को देखेंगे, उस समय कोई ना कोई सरकार जो है इसकी पहल करेगी और ये ऐसे कानून लागू हो पाएंगे। हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको समझने की जरूरत है, जो जजमेंट है उसको मैं 2 लाइन में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उनका बार बार इशारा सरकार की तरफ इसलिए है क्योंकि उनके सामने हमेशा चुनौती आ रही है और वो चाहते हैं कि ऐसी चुनौतियों का सामना त्वरित कानून बना के किया जा सकता है, और सरकार भी सरकार का ध्यान है, सरकार चाहती है कि इस तरह के कानून। क्या लग रहा है फिर मैं डॉक्टर धनोज पे जाऊंगा। अखिलेश। हाँ जी, राकेश जी कुछ नहीं, मैं एक बात, सिर्फ एक बात कह दूं, एक सिंपल सवाल, एक और झूठ कि अंबेडकर साहब ने जो कानून बनाया था, डॉक्टर सच्चिदानंद मिश्र और राजेंद्र प्रसाद जी ने कानून बनाया था, अंबेडकर साहब ने उसको ड्राफ्ट किया था, तो कृपया ये भी कहा जाए कि संविधान निर्माता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद जी थे, उसको ड्राफ्ट किया था, तो उस आदमी का भी नाम लिया जाए। हम अलग ही मुद्दे पहुंचाएंगे, मैं आऊंगा उस पर। अखिलेश
हाँ जी, परमार जी ने तो बहुत ही बढ़िया और गुण इस पर बिंदु बोला है, और बहुत ही स्पष्टता से उन्होंने बोला है कि इस सरकार ने जितनी हिंदू विरोधियां नीतियां और अपना निर्देश स्थापित किया है वो अपने आप में बहुत डराने वाला है। इसलिए ये निश्चित है कि सबसे बड़ी बात यह है कि इतना जटिल विषय में इस सरकार की जो दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति और सक्षमता जो है वो अभी तक पिछले 7 साल में खुलकर सामने नहीं आई है कि क्या वो इस जटिल विषय को ले पाएगी, क्योंकि इस पे निश्चित है कि एक बहुत ही अनबायस्ड और एक बहुत आपको दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इस पर काम करना है कि भाई कोई भी समाज होगा उसका यूनिफॉर्म जो उसका सिविल लॉज होता है वो आपकी बौद्धिकता पर होता है, वो समाज की बौद्धिकता डिसाइड करती है। वो ना तो कोई मनुशास्त्र मनुस्मृति डिसाइड करता है, ना कोई नारद स्मृति डिसाइड करती है, ना शरिया डिसाइड करती है। हम सब कलेक्टिवली, ये प्रकृति ने मनुष्यों को ये अधिकार दिया है कि आप अपना समाज बनाइए और उस समाज के यूनिफॉर्म सिविल और क्रिमिनल लॉज जो है वो आप अपने विवेक से, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने ऊपर एक न्याय व्यवस्था स्थापित करने के लिए बनाइए। तो ये तो एक बहुत ही सरल सहज होना चाहिए कि जब सरकार के सामने ना तो कोई हिंदू है, ना तो कोई मुसलमान है, ना तो क्रिश्चियन है। जब लॉ की बात आती है, अब यूनिफॉर्म सिविल नहीं, लॉ की बात आती है, चाहे वो सिविल लॉ हो चाहे क्रिमिनल लॉ हो, लॉ के सामने ये जो एक नागरिक है वो नागरिक के रूप में है। तो ये एक बहुत सरल पर बहुत ही दृढ़ शक्ति चाहिए जो सरलता से देश के सामने रख सके, जो नेहरू जी नहीं कर पाए वो बाकी की सरकारें नहीं कर पाई। और जिस तरीके से 7 साल में मोदी सरकार ने कभी भी नहीं, 5 वर्ष आपने गुजार दिए ट्रिपल तलाक के लिए, 5 वर्ष में कैसी खिचड़ी, और उसका परिणाम क्या हुआ? जिसको बड़ा क्रांतिकारी कह रहे थे उसका परिणाम हुआ क्या? कुछ नहीं, वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, समाज भी वहीं खड़ा हुआ है, देश भी वहीं खड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट भी बोला था। तो आप जो इतने बड़े बात की बातें कर रहे हैं, क्या आपके पास, तो हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं मोदी सरकार से कि क्या आपके पास वो शक्ति है, वो संकल्प है कि नहीं है, पहले वो बताएं। वो बड़ा मुश्किल है। धनोज, आपने सबको सुना, अंत में आपके पास आया हूं मैं, आपको अच्छा खासा समय दे रहा हूं अनइंटरप्टेड, अपनी बात रखिए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा इस बात के लिए, कल भी आपने अच्छा मुद्दा उठाया, आज भी आपने अच्छा मुद्दा का चयन किया है, तो मैं आप सबों को नमस्कार करता हूं, क्योंकि आपकी वाणी को मैंने सुना है, ओजस्वी वाणी को मैं सलाम करता हूं और 2 लाइन वहीं से शुरुआत करता हूं। जब भगवान ने भी असमानता नहीं दिया, फिर इंसान ने क्यों इतनी असमानता फैला दिया? जब भगवान ने भी असमानता नहीं दिया, फिर इंसान ने क्यों इतनी असमानता फैला दिया? सवाल आज का मुद्दा है समान नागरिक संहिता का। जब देश आजाद हुआ था उसी टाइम ये लागू हो जाना चाहिए था। जो हमारा देश के लोकतंत्र, जब आजादी मिली थी 1947 में, तो सर्वप्रथम यही होना चाहिए था कि हमारे देश में सभी लोग एक कानून के तहत चलेगा। लेकिन ये उस टाइम की परिस्थिति होगी, क्योंकि मैं उस टाइम जन्म नहीं लिया था। अगर मैं उस टाइम जन्म लेता तो शायद हो सकता तो उस टाइम की बात कुछ और होती, लेकिन अभी देर से हमें मौका मिला इस पर बात करने की, इस पर बोलने की। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं सलाम करता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं जस्टिस जो जज है प्रतिभा सिंह जी का, कि जिन्होंने अपने जज होने का जो प्रमाण है, जिन्होंने इस भयावह क्रूर व्यवस्था में भी अपने आप को एक हिम्मत जुटाई है और एक ड्राफ्ट जो केंद्र सरकार को भेजी है और जो उन्होंने दलील दी है, मैं उसको बार बार सैल्यूट करता हूं। और मैं चाहता हूं कि भारत के तमाम जज ऐसे ही हो, प्रतिभा सिंह जी की तरह हो, क्योंकि तमाम जज अगर चाह ले तो ये जो नेता है जो वोट बेनिफिशियरी राजनीति करते हैं, लॉस प्रॉफिट की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, ऐसे लोगों के मुंह पर करारा तमाचा होगा। क्योंकि आज देखिए, अगर महिलाओं के नजर से आप सोचेंगे तो मैं आपको बता दूं, महिलाओं के लिए देखिए, आज एक तो नाम मैं गिना देता हूं, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी अपने बेनिफिशियरी के लिए तुरंत इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, क्योंकि उसको हेमा मालिनी से शादी करना था, तो उसको कोई चारा नहीं था, तो उसने इस्लाम धर्म लागू कर लिया और ऐसे लोग को भाजपा टिकट देती। तो यहां से भी सोचने की जरूरत है। सवाल होता है कि जज जो है, जज को आगे बढ़कर काम करना चाहिए। मैं भारत के तमाम जज को सतपरक भारत के प्लेटफॉर्म से आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि ऐसे पॉलिटिकल पार्टी जो वोट के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित ब्राह्मण राजपूत वैश्य शूद्र करते हैं, ऐसे लोगों के मुंह पर करारा तमाचा मारे
और आज जरूरत है खासतौर पर महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए। क्योंकि आपको बता दूं, शादी और तलाक के बीच सबसे ज्यादा अगर कोई उत्पीड़ित होता है तो वो महिला वर्ग, हमारी माँ बहन, हमारी ये जो माँ बहन है, इसके उत्पीड़न को रोकने के लिए जरूरी है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्योंकि इसके तहत मर्द जब चाहे शादी कर लेता है, मर्द जब चाहे तलाक दे देता है। देखिए मैं आपको बता दूं, परसेंटेज ही महिला है, जो बड़े महिला है वो तलाक में ज्यादा विश्वास करती है, लेकिन मैक्सिमम आप गांव की बात कर लीजिए, गांव की कोई भी महिला, चाहे वो धनवान घर से हो या गरीब घर से हो, वो तलाक का पैरोकार नहीं होती है। लेकिन एक बात मैं लास्ट में कर दूं, क्योंकि आज आपने जो समय दिया मैं उसका फायदा उठा रहा हूँ कि आज जरूरत है आज जरूरत है तमाम दल को यह बात सोचने के लिए, दलों को भी अपने मैनिफेस्टो में ये बात लाना चाहिए कि मेरे लिए वोट से ज्यादा जरूरी है भारत की नागरिक और भारत की महिला। जैसे राकेश भाई ने कहा क्योंकि वो एडवोकेट है, संदीप दुबे ने कहा क्योंकि बीजेपी के नेता भी है और एडवोकेट भी है। वो नेता से पहले एडवोकेट है क्योंकि पढ़ लिख कर वो एडवोकेट बने, बाद में वो भाजपा का नेता बने। मैं उनको भी सलाम करना चाहता हूं कि दबे जुबान भी उन्होंने राकेश सिंह परमार का समर्थन किया और राकेश सिंह परमार भी इन बात को जानते हैं। लेकिन मेरा जो दर्द है, मेरा दर्द खासतौर महिलाओं के प्रति जो है, महिलाओं के प्रति की सबसे ज्यादा उत्पीड़न जो हो रही है, उस उत्पीड़न को रोकने के लिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना बहुत जरूरी है, ना कि हिंदू मुस्लिम फिर मैं आगे जा रहा हूँ दीपक जी पे, क्योंकि दीपक जी का समय प्लीज। एक बहुत बड़ी गलतफहमी देश भर में फैलाई गई है कि कुरान में 4 शादी लिखा गया है। मैं बड़ी दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने कुरान नहीं पढ़ा, हदीस नहीं पढ़ा, लेकिन उससे भी बड़ा दावे के साथ कह सकता हूं कि 4 शादी नहीं लिखी गई है। देखिए 4 शादी हुआ था परिस्थिति से। एक मिनट टाइम दीजिएगा, नहीं तो बात अधूरा ज्ञान नहीं जानी चाहिए। हुआ क्या कि क्षत्रिय हिंदू मांस क्यों खाया? मांस नहीं लिखा था, क्योंकि वो जंगल में युद्ध करने के लिए गया, 1 महीने का राशन लेके आया, खत्म हो गया, और लड़ाई करनी है तो वो भेड़ बकरी जो भी मिला उसको मार करके खाया और युद्ध के लिए। इसीलिए क्षत्रिय लोग मांसाहारी हुए, पंडित जी लोग घर में बैठा करते थे। इसका मान ये नहीं है कि मांसाहारी हिंदू भोजन हो गया, क्षत्रिय भोजन हो गया, परिस्थिति जलती। उसी तरह से तलाक में क्या हुआ कि जब धरती पर कत्लेआम मचा मुसलमानों की आपसी में, तो बहुत सारी औरतें बेवा हो गई। हुआ क्या कि एक आदमी है और 20 औरतें हैं, क्या किया जाए? तब कहा गया कि भाई औरत उत्थान, देखो उद्देश्य कितना बढ़िया था। ये बिल्कुल कुछ उस तरह से था जिस तरह से गलतफहमी फैलाई गई कि भगवान कृष्ण ने 1008 शादियां की थी। नहीं, वो एक राक्षस ने 1008 औरतों को कब्जा कर लिया था, तो उन्होंने बोला कि आज से मैं तुम्हारा मालिक हूं। जिसको कहा गया था कि उनकी 1008 पटरानियां थी, उनकी पटरानियां नहीं थी, उनकी ब्याहता नहीं थी, उद्धार के लिए था। उसी वजह नहीं, एक आधा सेकंड, इसी वजह से मुस्लिम इस कारण ने कहा कि भाई 4-4, 5-5, 10-10 जितनी औरतों का भला हो सके वो करिए। अब उसको लोग मजे के लिए कानून मान लिए। ये कानून नहीं है, ये परिस्थिति जन्य थी। अब वो परिस्थिति नहीं है, तो स्वतः मुसलमानों को कहना चाहिए कि हम इससे अलग हो रहे हैं। लेकिन धर्मेंद्र को 2 शादी करने तो मुसलमान बनना है, इसीलिए लोग उसको कंटिन्यू करें। ये किसी कानून में, अल्लाह के फरमान में नहीं। दीपक जी अपना पक्ष रखिए, फिर मैं आगे पहुंच रहा हूँ प्लीज। जी, भारतीय राजनीति हमारे देश में 3 ऐसे मुद्दे हैं जो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति का शिकार होते गए हैं। आप पहला लीजिए जनसंख्या नियंत्रण कानून। हमारे सभी राजनीतिक सोचते हैं कि मुसलमान इससे नाराज हो जाएंगे। दूसरा समान नागरिक संहिता, इससे भी सोचते हैं मुसलमान भाई हमारे नाराज होंगे। तीसरा जो है आरक्षण, जिसमें हमारी और जो जातियां SC/ST वो नाराज हो जाएंगी। तो आज ये तीनों इशू जो है फंसते गए राजनीति तुष्टीकरण की वजह से, आज ये प्रॉब्लम खड़ी होती रहेगी। तो इन तीनों इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश नहीं, अब कोई राजनीतिक पार्टी इस पर हाथ लगाने से हमेशा कतराती रही है। अभी दुबे जी ने बोला कि नहीं हमारी पार्टी का भी कोई स्टेट, सरकार ने इस पर अभी कोई कानून बनाने पे कोई सोचा नहीं है, उन्होंने पहली लाइन यही बोली है। तो आज देखिए हर पार्टी जो है इस तीनों मुद्दों पे डरने से, उस पर बात करने से कतराती है। हमेशा टोल मटोल की पॉलिसी रही है, लेकिन आज ये समय आ गया है कि जो कोर्ट्स हैं उनको एक्टिव होना चाहिए। जुडिशियल एक्टिविज्म की जो बात होती है, अब कोर्ट को ही आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी राजनीतिक पार्टियां जो है इन तीनों मुद्दों पर कानून बनाए। जुडिशियल एक्टिविज्म, एक मिनट दीपक भाई, जुडिशियल एक्टिविज्म इन सारी चीजों पर नहीं होता है प्लीज। वो महाकाल पे कितना पानी गिरेगा, महाकाल पे कौन सा जल चढ़ेगा, इस पर होता है। वो दही हांडी की ऊंचाई कितनी होगी, इस पर होता है। वैष्णो देवी की यात्रा, अमरनाथ की यात्रा कितने दिन चलेगी, इस पर होता है। भगवा कपड़ा पहन के आदमी संसद नहीं जा सकता,
इस पर होता है। जुडिशियल एक्टिविज्म इन सारी चीजों पर नहीं होता, माफी के साथ, मुझे जहां तक लगता है। दीपक जी प्लीज बात कीजिए जितेंद्र पे। जी आपकी बात सही है, लेकिन देखिए कहीं न कहीं से इनिशिएटिव होना चाहिए। अगर आज हाई कोर्ट का अगर जजमेंट नहीं आया होता तो आज हम बैठे ही नहीं होते इस पर चर्चा करने से। आज अगर 1980 में वाईवी चंद्रचूड़ ने अगर नहीं बोला होता सावानो केस में कि आप समान नागरिक संहिता बनाइए, तो जो बहस ही नहीं शुरू होती। उसके पहले भी जितने आज अगर बहस होती शुरू, इस पे क्रेडिट तो न्यायपालिका को दी जानी चाहिए, देनी चाहिए। जितेंद्र, मुझे पता है आप न्यायपालिका पर भी सवाल उठाएंगे कि कहीं ना कहीं सरकार न्यायपालिका से ये सारी बातें कहवा रही है, इसलिए न्यायपालिका कह रही है। मैं ये भी समझ सकता हूँ, आप घुमा फिरा के जो नहीं कहना चाहते हैं, आपका अच्छा मित्र हूं इसलिए मैं समझता हूँ आपकी भावनाओं को। जितेंद्र। श्रीकांत भाई, मैंने आज तक न्यायपालिका पे उंगली नहीं उठाई है, बल्कि यहाँ प्रोग्राम में बैठे कई लोगों ने कई बार न्यायपालिका को चुनौती दी है, न्यायपालिका को बिकाऊ बोला है। यहीं पे बैठे हुए मेरे कई मित्र हैं जो इसी प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, और कहिए आप ही की डिबेट में बोला है, आपने भी उनका साथ दिया होगा। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ 2000 जो आपने बोला है वो मैं बोलता हूँ, चिंता मत करिए। मैं बिल्कुल मैं बड़े गर्व से बोलता हूँ। नहीं, आपने भी, और दूसरे कोई व्यक्ति है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, आपने स्वीकार कर लिया, अच्छी बात है, नहीं होगा, ठीक है। और नहीं बोलेगी क्योंकि खुद वकील है वो, उनके साथ बड़ी मजबूरी है। जैसे लोगों को बताया जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल लाइए, और हिंदुओं के लिए भी आप 4 शादी कर दीजिए। बोलिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बन रहा है, आप उसका उठा के इसको कर दीजिए या इसका उठा के उसे बंद कर दीजिए, आप तो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन न्यायपालिका ने एक टिप्पणी की है कि उसके दिन प्रतिदिन ओम प्रकाश राजभर जी 4 शादी करने को तैयार हैं। ओम प्रकाश राजभर जी 4 शादी करने को तैयार हैं। ये व्यक्तिगत टिप्पणी हो सकती है, नहीं व्यक्तिगत नहीं, आपको बता रहा हूँ, व्यक्तिगत नहीं है, ये व्यक्तिगत नहीं है, मुसलमानों को देखा, व्यक्तिगत नहीं है, ये व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है। ये देखा है जो 4 शादी करते हैं, मुझे ये बताइए कितने, मतलब अगर इस देश में 30 करोड़ मुसलमान या 35 करोड़ मुसलमान है, कितने लोगों को आपने देखा है आंकड़े? नहीं सर, मेरी बात पूरी नहीं हुई, 1 मिनट देखिए, मेरे समय में दूसरे लोग बोल रहे थे, मैं बता देता हूँ। देखिए, एक तो सभी लोग जितने भी मुसलमान हैं, अगर 30-35 करोड़ आप मानते हैं, उसमें से केवल 7 से 8% लोग ही 2 या 2 से ज्यादा शादियां करते हैं। पहला चीज ये ध्यान रखिए। अगले साल 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, और उत्तर प्रदेश से ही लोकसभा का रास्ता जाता है। इस वजह से भाजपा ने 3-4 मुद्दे अभी से उठाने शुरू कर दिए। आज का जो मामला है वो केवल एक टिप्पणी है, और ऐसे हजारों डायरेक्टिव्स पिछले 7 सालों में कोर्ट ने दिए हैं जिन पर भाजपा सरकार ने कभी भी अमल नहीं किया। उसने बहुत सी चीजें बोली हैं कोर्ट ने, और कई सुप्रीम कोर्ट ने भी बोली हैं, और सभी हाई कोर्ट्स ने भी कई बार बहुत सारे मंदिरों को लेके या मस्जिदों को लेके या घंटा उतरवाने को लेके या लाउड स्पीकर उतरवाने को लेके बहुत सारी चीजें बोली हैं, लेकिन उस डायरेक्टिव्स पे कभी भी एक्शन नहीं लिया गया है। और ये डायरेक्टिव आज भी है, ये केवल टिप्पणी है, आदेश नहीं है। ये केवल एक टिप्पणी है उनके लेख में जो आज दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है। और जो अगले चुनाव को देखते हुए उसने 3 मुद्दे अपने अभी से पक्के करने शुरू कर दिए हैं भाजपा ने। पहला है जनसंख्या नियंत्रण, जबकि भाजपा सरकार को अच्छी तरह से मालूम है, केंद्र सरकार को मालूम है अच्छी तरह से कि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो दिनों दिन कम होती जा रही है। बिना 1 रुपए का प्रचार किए, बिना कुछ पैसा बहाए लगभग 2.7 के आसपास आ चुकी है। दूसरा उन्होंने उठाया काशी मथुरा का, जबकि 1991 का जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसमें रामलला मंदिर को छूट दी गई थी, लेकिन बाकी किसी मंदिर या मस्जिद या किसी और धार्मिक स्थल के लिए नहीं छूट थी, जो 1947 से पहले की स्थिति में रही। उन्होंने ये कहा था। मैं मथुरा वाले मुद्दे पर नहीं आ रहा हूँ क्योंकि वो कानूनी पहलू मैं आपको अलग समझाऊंगा, ठीक है। हमने चर्चा की। दीपचंद्र राठौर, क्या लग रहा है आपको क्या लग रहा है कि ये राजनीतिक मुद्दा है? दीपचंद्र राठौर, जो बात जितेंद्र कह रहे हैं, बीजेपी के हित का मुद्दा है, कांग्रेस इस मुद्दे को मुद्दा क्यों नहीं बनाती है, मुझे बताइए। आप भी वोट ले सकते हैं ना, आजकल तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ भी पहनते हैं आप लोग, तो आप लोग तो इसका फायदा ले सकते हैं। दीपचंद जी, किसका सर? मैं कह रहा हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड का फायदा आप ले सकते हैं, क्योंकि आपके नेता तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ भी पहनने लगे हैं अब।
सर देखो, ये कोर्ट के अंदर मान्य अभी विचाराधीन है, सरकार बीजेपी की है, सरकार इस बात को घुमा रही है और जनता का ध्यान अपनी ओर भटका रही है, क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश में आने वाले, अगर ये चाहते जैसे 370 लेकर आए, जीएसटी लेकर आए, सीए का भी लेकर आए, काले कानून, कृषि कानून लेकर आए, तो अगर इनको चाहते जनता हित में तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कब का लेकर आते। बस सिर्फ और सिर्फ इनको मुद्दा भटकाना, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी है। अगर कांग्रेस करे तो तुष्टीकरण हो गया मुसलमानों का। पैगंबर की बात है तो कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। मोहन भागवत डीएनए की बात है तो ये हिंदू की पार्टी है। और खुद बीएसपी के नेता कहते हैं जी 5-6 बच्चे पैदा करो, तो ये कहां से सिविल कोड लाएंगे? ये तो सिर्फ बात को घुमाना जानते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी, अखिलेश आप बीच में इंटरप्ट करके अखिलेश सवाल पूछ सकते हैं। अखिलेश गौतम दीपचंद राठौर से आप सवाल पूछ सकते हैं। फ्रीडम, मैं इतना फ्रीडम दे रहा हूं, यू कैन आस्क। हाँ जी बोलिए जी ठीक है। बहरहाल मैं आगे पहुंच रहा हूं। अखिलेश, नाउ योर टर्न। आप अपनी बात रखिए, फिर मैं मनोज कुमार और राकेश परमार के पास जाऊंगा। प्लीज अखिलेश, पक्ष रखिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि जैनेंद्र जी जो है ना, ये अननेसेसरली उनको मालूम है कि उनकी पार्टी ने किससे संबंध बना लिया है यूपी के चुनाव के लिए, तो अब वो जाकर वो जस्टिफाई करेंगे और हमको बातों में घुमाने की कोशिश करेंगे कि वर्शिप ऑफ एक्ट क्या था और पार्लियामेंट क्या है और वो सब चीजें, और आप शादी कर लो। तो बेसिकली ये है कि आप ना तो आप देश को दिशा दे पा रहे हो, ओके, और आप भी बरगला रहे हो। अगर आपको भाजपा से शिकायत है तो मूल मुद्दा लाइए ना, देश को एकत्र करने। यूनिफॉर्म सिविल कोड ना तो भाजपा का मुद्दा है और ना तो कांग्रेस का मुद्दा है, ना तो किसी समाजवादी पार्टी का मुद्दा है, ना किसी का मुद्दा है। हाँ, ये अलग बात है कि जनसंघ ने 1951 में इस मुद्दे को पहले से उठा के रखा था, क्योंकि ये वो राष्ट्रवादी मुद्दा है। भाजपा के जो गुण थे, भाजपा के जो संस्कार थे, वो राष्ट्रवादी थे। आज वो कितने हैं कितने नहीं है वो अलग विषय है, पर ये मुद्दे राष्ट्रवादी है। इस राष्ट्रवादी मुद्दे पर राष्ट्रहित और विवेक, मैं बार बार कहता हूं कि विवेक में हम सबको समन्वित होकर, हम सबको एक समन्वय होकर ये सोचना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता क्यों पड़ती है किसी भी समाज को। क्योंकि समाज की जो विकास जो रुका हुआ है, समाज का जो, अगर आप वाकई इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, इंटीग्रेटेड अप्रोच रखना चाहते हैं, तो एक समाज अगर 2000 साल 1400 साल पुराने ढर्रे पर रहेगा और एक समाज को आप बोलोगे कि नहीं आप तो आगे बढ़ते जाओ, तो ये दोनों की प्रति एक कुंठा का विषय है। दोनों समाज को आप कुंठित करके बैठे हुए हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं आप? दोनों समाज को एक साथ रखने की ये जो दिक्कत है कि दोनों समाज को एक साथ एक जगह रखिए, लेकिन एक पर नियम कायदे कानून लागू हो और दूसरे पर नियम कायदे कानून लागू नहीं हो। ये बड़ा, ये मुझे लगता है इस पर भी बात होनी चाहिए। यही तो विषय है, यही दृढ़ राजनीतिक संकल्प जो शक्ति है, ना पहले थी ना आज है, तो यही तो एक डर है हमारे पास। ये सरकार कर पाएगी कि नहीं? मैं सीधी बात करता हूं आपसे, आपको लगता है ये सरकार जो शुतुरमुर्ग की चाल चलती है और जहां कुछ बड़ा होने वाला होता है तो रेत में अपनी मुंडी घुसा लेती है? इसमें यही डर है हमको। 330 सीट वाली, एक मिनट अखिलेश, 56 इंची 303 सीट वाली, एक मैं अपने मित्र का कोटेशन यहाँ कोट करना चाहता हूं। मेरे मित्र इस बात को कह रहे थे कि इस सरकार के 303 सांसद होते हैं और कांग्रेस के 50 और 54 सांसद होते हैं, लेकिन 54 सांसद 303 सांसदों को काम नहीं करने देते। आप सोचिए, ये सही बात है, बिल्कुल सच बात है। आज तक हमको पिछले 7 साल में हमको नहीं दिखा कि 300 और 303 की बात नहीं है, 303 है तो आपके पास, अगर वो मुद्दों पर आप अगर फिर संकल्प दिखाएंगे तो आपके पास 350 375 लोग खड़े हैं। पर वो आप जब आप ही नहीं खड़े हो पाते तो आपके 303 भी आपके पीछे नहीं खड़े हो पाते हैं। आप खड़े नहीं हो पाते अपने मुद्दे के लिए। तो इसमें जो डर का विषय ये है कि इतने गुण और इतने आवश्यक विषय को अगर आपने सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए उठाया तो जैसा परमार जी ने बोला है कि इससे हिंदू का ही अहित होगा, अंततः हम ही मारे जाएंगे, अंततः हम ही मारे जाएंगे। कृपा कर ऐसा ना करें। मैं आपसे और धनुष कुमार से एक ही सवाल पूछ रहा हूं। राकेश जी जरा सवाल सुन लीजिए, एक ही सवाल है आपसे और धनुष कुमार दोनों से। क्या आपको लगता है इस लिजाती पीठ में, इस सरकारी पीठ में वो हड्डी है जो इस डिसीजन को ले पाएगी? क्योंकि लिजाती पीठ लगती है, मुझे नहीं लगता इसमें स्पाइरल, आप समझते हैं रीढ़ की हड्डी है, मुझे नहीं लगता। नहीं, आपका ये प्रश्न गलत है कि सरकार के पास लिजाती पीठ है। बहुत मजबूत पीठ है, बड़े मोटे खाल के लोग हैं। ये वही लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में नहीं, जवाब दे दीजिए, वापस चाय पी है क्या?
मैं साबित करूंगा ना कि ये बड़ी मोटी खाल के लोग हैं। ये वही लोग हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया था कि भाई राकेश परमार को अगर कोई कहता है कि ये दलित विरोधी को कार्य किया तो एक बार पूछ तो लो, जांच तो लो। सुप्रीम कोर्ट ने छोटा बात कहा, क्यों? क्योंकि 99.99% केस बाद में फाल्स साबित हुआ ST के अगेंस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था कि कम से कम कोर्ट में जो केस बढ़ रहा है एक बार सक्षम अधिकारी जांच ले। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को मोदी ने बोला तेरी औकात क्या है, हम 303 वाले हैं, मुझे वोट लेना है दलितों का, ये क्षत्रिय ब्राह्मण भूमिहार, ये सब कौन लोग हैं? ये लतियाने जुतियाने के लोग हैं, क्योंकि एक नहीं हो सकते। तो ये जुतिया दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उससे भी बड़ा कानून कर दिया कि अगर कोई दलित भाई, मैं अपने गाड़ी में जा रहा हूं, बोलेगा जरा तेरा नाम क्या है? राकेश परमार। कहां लेके जा रहे हैं? माता जी की तबीयत खराब है, इमरजेंसी में अस्पताल लेके, मरने दे रही है, मर के क्या करेगी? तू मेरे पत्नी को सिनेमा दिखाने के पहले चल के छोड़ के आ। मैं बोला सर देखिए माँ का सांस रुकने वाला है, मर जाने दे, तू भी मर साले। मैं बोला ऐसा नहीं कर सकता। हेलो पुलिस, एक राकेश सिंह परमार पे ST के अंदर केस करो। अब मैं SP को बोलूंगा कि भाई मेरे माता जी तबीयत खराब थी। बोला भाई साहब ये 6 महीने बाद सुनेंगे, 6 महीने बाद कोर्ट में बताना कि तेरी मां मर रही थी और अस्पताल लेके जा रहा था, अब 6 महीना जेल में सड़ूंगा, मेरी औकात एकदम ठीक आ जाएगी। फिर 6 महीने बाद जज बोलेगा हुआ क्या होता उस दिन? मैं बोलूंगा सरकार मेरी माता जी को हार्ट अटैक हुआ था, मैं उनको गाड़ी में लेकर जा रहा था, तब दलित भाई साहब की बीबी को सिनेमा देखने जाना था, उन्होंने बोला मेरे को रंगरेलिया मनाने जाना है, उतार इसको। तो मैं बोला मेरी मां मरे, बोला मरने दीजिए कि क्या करेगी? तो जज कहेगा यार ये तो अनुमानित में हुआ है, मुझे ऐसा हुआ था तो मेरे को सिनेमा देखते हो अस्पताल चला जाता, इसमें क्या दिक्कत है? सरकार मेरे साथ है, ये बात बताई गई है। इसका एक दिन में रिजल्ट आया कि एक मिलिट्री का कर्नल, नोएडा में मिलिट्री का अफसर, अपने गेट पर उसके गाड़ी निकल बोला भाई साहब साइड में लगा दो। तो डिप्टी कलेक्टर सरकार ने बोला कि तू मेरे को लिंचिंग कर रहा है जाति सूचक सबसे, और उसको मारपीट का अरेस्ट करवा दिया। शुक्र हो कि उसके घर में साउंड वाला CCTV था और टीवी पर चल गया तो बवाल मचा। ये वो सरकार है, मोटी खाल के सरकार है, जहां वोट बैंक लगेगा मजबूत हो जाएगा, जहां वोट बैंक लगेगा वहां कमजोर हो जाएगा। अब आते हैं कमजोरी पर, ये भी सुप्रीम कोर्ट कमजोर हो रहा है। एक मिनट केस, दूसरा जो वोट बैंक जो कमजोर हो रहा है वो वोट दिया है आज तक कि देगा? नहीं यार देखिए यार, ऐसा है इस सरकार की है कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे, समझ रहे बात ना? ये सरकार मोदी जी खुश इसलिए हो रहे हैं कि विकल्प विहीन है। कोई इस टाइम चंद्रशेखर नहीं है, कोई इस टाइम विश्वनाथ प्रताप नहीं है, कोई इस टाइम देवगौड़ा नहीं है, कोई इस टाइम मधुलिमय नहीं है, जो है उनको समाप्त कर दिया गया है। कांग्रेस का एक नेता है वो जेल तोड़ करके बेल के दरवाजे पे 1 मिनट में पुलिस को फोन करके वो अंदर हो जाएगा। अभी कोई ऐसा सशक्त आदमी नहीं है, ना भाजपा के अंदर ना भाजपा के बाहर। मोदी जी इसी बात का मजा ले रहे हैं। एक भोजपुरी में कहा तो अच्छा नहीं लगेगा कहने के लिए, आपको बता रहा हूं ये सरकार विकल्प विहीन की वजह से स्वर्ण समाज को जुटिया रही है। स्वर्ण समाज ही वोट ले रहा है, क्योंकि वो भी कह रहा है कि नहीं बात अभी मैंने किया नहीं तो देखिए उस मुद्दे पर पहुंचेंगे हम। अभी हम अलग मुद्दे पर बात करें तो हमें अलग मुद्दे पर ही रहना चाहिए। मैं इसी मुद्दे पर देखिए, ये सरकार मुस्लिम राकेश भाई से जो सवाल पूछे थे तो राकेश भाई तो स्टोरी सुना दिया, लेकिन मैं जवाब दे रहा हूं। नहीं राकेश भाई रुकिए, मैं सीधा आपको बोलता हूं कि जो रीढ़ की हड्डी की बात की है वो रीढ़ की हड्डी सरकार में नहीं है। अगर रीढ़ की हड्डी सरकार में होती तो सरकार सब काम छोड़कर जम्मू कश्मीर में क्यों भ्रमण कर रही? सरकार के रीढ़ की हड्डी इसीलिए नहीं है क्योंकि हम जैसे पत्रकार खास बातों पर ध्यान देते हैं। मैं आपको कहा ना मोदी जी थोड़ा दिशा विहीन हो गए, जो राकेश भाई कहा थोड़ा तो मैं ऐड कर देता हूं कि जिस चीज को लेकर मोदी को बनाया एक टोपी नहीं पहनने के वजह से, लेकिन आज मोदी इनडायरेक्ट रूप से टोपी पहनना चाहते हैं। तो टोपी पहनना चाहते हैं तो वो कहां से ये लाएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि वो ला ही नहीं सकते हैं। और आपको मैंने उदाहरण दिया, हेमा मालिनी को जब टिकट दे सकते हैं वो डायरेक्ट कहा है कि और एक नारा दे के वो फंस चुका है, सबका साथ सबका विश्वास। वो जो नारा है अधूरा, मुझे थोड़ा माइंड से स्लिप हो रहा है, सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास। ये में इस नारा को देकर नरेंद्र मोदी खुद ही मकड़ी के जाल में फंस चुका है। जब मकड़ी नीचे गिरता है तो वो अपने ही अटक जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि मुंह से जाल बुनूं या कि पीछे से।
तभी ये हाल है मोदी जी का। तो ये सिविल कोड का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपको मैं डायरेक्ट कह देता हूँ, इतना बुत्ते उसके बुत्ते में जान ही नहीं है, उसमें हड्डी ही नहीं है, रीढ़ बिल्कुल हड्डी नहीं है। लेकिन मैं फिर एक बात ऐड कर देता हूँ कि आज महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए जरूरी है कि एक ही शादी हो। देखिए हमारे भारत में शादी जो होती थी वो शादी का अंत नहीं था, लेकिन ये पॉलिटिशियन उस शादी का अंत भी कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ शादी 7 जन्मों की है। चाहे जो भी बच्चा हो, आप हो, कोई भी हो, माँ बाप आपको यही कहता, ये थोड़े कहता। लेकिन आज आप देखिए कोर्ट तक तलाक जाता। पहले लत्तम जुत्तम हो जाने के बावजूद भी पति पत्नी में तलाक नहीं होती थी, लेकिन आज नमक नहीं है सब्जी में, उस बात के लिए तलाक हो जाती है। तो इनको किसने कमजोर किया? सिर्फ बेनिफिशियरी ऑफ वोट। नहीं, ये सिर्फ ये सिर्फ कुमार त्रिकांत में लास्ट कर दूं, ये परमार का पेट कैसे पलेगा? अरे हजारों वकील, लाखों वकीलों का पेट कैसे पलेगा? आप तो चाहते हैं कि कोर्ट ही बंद हो जाए, हैं? तो लाखों वकील बेचारे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? मुझे बताइए क्या फायदा मिलेगा? आप एक वर्ड बोलने का मुझे मौका दे दीजिए। जैसे जज जो है, जज एक दिन में फाइल पढ़ सकते, नहीं, जज एक दिन में फाइल पढ़ सकते हैं, लेकिन वो तारीख दे देते हैं। इतना पढ़ने लिखने के बाद वो जज बनते हैं, इतना एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी फाइल पढ़ने के नाम पर वो तारीख दे देते हैं। तारीख देने से पहले जज को सोचना चाहिए कि वो 1 घंटा में फैसला दे सकते हैं। ये भारत की भूमि पर कई ऐसे फैसला है जो एक जजमेंट में हुआ है। तो जज के भी, जैसे मैंने कहा ना, अखिलेश गौतम जी ने भी कहा, कभी कभी वो एक्साइटेड हो जाते हैं। ठीक है, मैं एक बात आपको बता दूं, जज ही अब पूरे भारत का जज ही इस चीज को कर सकता है। जैसे अभी देखिए कलकत्ता हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन देखिए आज कोई बुराई नहीं करेगा ममता बनर्जी का, क्योंकि उन्होंने मुकुल राय को बना दिया वहां का पीएससी का अध्यक्ष। कोई नहीं कहेगा, सब कहेगा ये बढ़िया काम है जी, क्योंकि यहाँ नफरत की राजनीति है, यहाँ सांसारिक राजनीति नहीं है, नफरत की राजनीति है। ठीक है, कोर्ट ने 5 लाख जुर्माना भी ठोका। दीपक जी फाइनल रिमार्क कीजिएगा। तपोष दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन हम एक बार, क्योंकि स्ट्रीम यार्ड में ऐसा फंक्शन है कि मैं एक बार केवल 6 लोगों को ही स्ट्रीम में रख सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। मैं आपके भी फाइनल रिमार्क दूंगा, आप दे रहे हैं। बहरहाल दीपक जी फाइनल रिमार्क कीजिएगा प्लीज। जी, आज देखिए सबसे बड़ी समय की जरूरत है कि समान नागरिकता संहिता लागू की जाए। तो वर्ल्ड में आप देखिए जितनी डेवलप्ड कंट्रीज और भी कंट्रीज ये लागू हुआ है, आज जो मुस्लिम आवाज उठाते हैं तो वो क्यों नहीं अमेरिका इंग्लैंड में जाते हैं, वहां बोलते हैं कि नहीं, वो तो उसको मानते हैं, वहां जितनी कॉमन सिविल लॉ है सभी को मानते हैं। लेकिन आज हिंदुस्तान में क्यों ऐसी बात की जाती है? तो इन सब चीजों को दरकिनार किया जाना चाहिए और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव लेना चाहिए, बहुत जरूरी है। जो रीढ़ की हड्डी बात की ना, रीढ़ की जो हड्डी की बात की, वो 2024 जो इलेक्शन है वो रीढ़ की हड्डी फिक्स करवा देगा। ठीक है, आ जाएगी। श्रीकांत भाई, मुझे तो यही लगता है कि ये सब केवल राजनीतिक उद्देश्य से किया जा रहा है, और 2022 का चुनाव आने वाला है और उत्तर प्रदेश का वही लोकसभा के लिए लेके जाएगा ना। तो ये केवल अभी टेस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव में मुद्दे तो ये भी उछलेंगे, लेकिन इनकी अभी टेस्टिंग चल रही है। अभी जो सारगर्भित रहेगा मामला, लेकिन अगले 3 महीने में सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या मुद्दा ऊपर रहेगा और कौन सा नीचे रहेगा। चाहे वो मंदिर का हो, चाहे ये वाला मुद्दा हो, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का हो या जनसंख्या का हो। अखिलेश प्लीज। हाँ जी, हम उम्मीद करते हैं कि भाजपा ने जो उसके संस्कार में है, जो भाजपा का मूल मुद्दा रहा है 370 राम मंदिर और यूनिफॉर्म सिविल कोड, शायद उस दबाव के कारण मोदी सरकार शायद अब जागी है। शायद हो सकता है कि बंगाल के सेटबैक के बाद उनको लगा कि नहीं, हमको अपने मूल मुद्दों पर वापस आना चाहिए, चाहे आए जैसे आए दुरुस्त आए, सब कुछ ठीक है। और अगर चूंकि ये मुद्दा उठाया है तो हम निवेदन करते हैं, आशा करते हैं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी और उसका जो थिंक टैंक आरएसएस है, उनको हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि भारतीय समाज उनके पीछे खड़ा हुआ है। दीपचंद राठौर फाइनल रिमार्क प्लीज। दीपचंद राठौर, आवाज आ रही है आपको? जी फाइनल रिमार्क कीजिए प्लीज। प्लीज फाइनल रिमार्क। सर, तो बात की है, बिल्कुल सटीक कही है कि ये 2022 का चुनाव और 2000 आगे जान लोकसभा चुनाव ले जाने की तैयारी है, और कहीं ना कहीं जनता को गुमराह कर और सिर्फ वोट बैंक हासिल करने की राजनीति, इसके अलावा और कुछ नहीं है।
ठीक है, ठीक है। तपोश अनम्यूट कीजिए और अपना फाइनल रिमार्क कीजिए। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये होना चाहिए। सभी जो भी मानने वाले लोग हैं, जो भी धर्म के हैं, जो भी पंथ के हैं, उनको सबको समान तरीके से जज करना चाहिए और उनको उस हिसाब से रखना चाहिए। दिस इज नंबर 1। जनसंख्या कानून भी होना चाहिए। और जिस तरीके से अभी अखिलेश जी ने बताया कि शायद इलेक्शन का सेटबैक है या कुछ ऐसा है, तो देखिए, यूनिवर्सल सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण कानून ये भाजपा के उसमें बहुत पहले से था और हम लोग इस पे बहुत पहले से डिबेट भी करते आ रहे हैं और इस पे काम भी कर रहे हैं। आप ही को याद होगा श्रीकांत जी, आप ही के चैनल पे इस पे लेके यूनिवर्सल सिविल कोड पे लेके हम लोगों ने डिस्कशन किया था। बहुत अच्छा स्टेप है और वी शुड प्रोसीड अहेड और बहुत स्ट्रांगली इसको लागू करना चाहिए मेरे हिसाब से। काफी फायदा, ठीक है। मैं आगे पहुंच रहा हूँ। राकेश सिंह परमार, आपका फाइनल रिमार्क। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण और यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर यूनिफॉर्म में हो तो बेहतर हो। जो ड्राफ्ट पोर्टल पर रखा गया है वो बिल्कुल सीरियस में उसको खारिज कर रहा है। वो ड्राफ्ट में एक भी शब्द मेरे को नहीं चाहिए, पूरा इरेज करके दूसरा बनाना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है यूनिफॉर्म, मतलब राकेश परमार और रहीम खान को एक ही अधिकार, एक ही कानून, एक ही चीज हो, चाहे वो शादी में हो, तलाक में हो, संपत्ति में हो। अगर वोट देने का कीमत एक ही है तो शादी करने की 5 क्यों? अगर वोट देने का कीमत एक ही है तो कुछ भी बकवास करने की आजादी क्यों? अगर वोट देने की कीमत देती है तो हर सड़क पर मजार बनाने की छूट क्यों? ये सब चीज हो यूनिफॉर्म में तब जाके ठीक हो। जो पोर्टल पर अपलोड हुआ है मैं उसमें एक भी शब्द नहीं रखना चाहता हूं। मेरा अपना सुझाव है कि पूरा का पूरा डिलीट मारा जाए, अल्ट कंट्रोल डिलीट। ठीक है, मनोज फाइनल रिमार्क प्लीज। देखिए, फाइनल रिमार्क में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कुमार श्रीकांत जी, ये बहुत ही कठिन डगर है। इस डगर पर चलने वाले, मंजिल को प्राप्त करने वाले लीडर नरेंद्र मोदी की सभी तारीफ करते हैं। क्या वो चल पाएंगे, ये देखने वाली बात है, क्योंकि सभी लोग तो यही कहते हैं कि 2022 का चुनाव। लेकिन चुनाव देखिए, मैंने कहा ना, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें खास तौर पर महिलाओं का उत्पीड़न ज्यादा होता है। इन उत्पीड़न को रोकना मुझे नहीं लगता, क्योंकि खुद मोदी जी ने एक नारा दिया, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। तो वो नारा ही मेरे ख्याल से उनके लिए बाधा का है, रास्ता है। और ये जो जैसे इंजीनियर को भली भांति पता है, जो रोड बनाते, सड़क बनाते हैं, फिर भी वो एक्स्ट्रा मटेरियल डालकर उस पर ऊंचे ऊंचे कर देते हैं। वो जो ब्रोकर बोलते, क्या बोलते हैं उसको, वो बना देते हैं। वो इसलिए बना देते हैं ताकि मर्सिडीज जाए या वैगनआर जाए या मान लीजिए कोई भी गाड़ी जाए, रेंज रोवर जाए, वहां रुके ही रुके। तो इसलिए ये पॉलिटिक्स के दुनिया में मैंने कहा ना, लॉस प्रॉफिट को छोड़कर अगर वाकई इरादा ठीक है तो एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर कह दे कि भाई आपके भी घर में महिला है और हमारे भारत में एक परंपरा है शादी का, कि शादी जो है जन्मों जन्मांतर का रिश्ता है, उसमें तलाक के लिए कोई जगह नहीं है। तो ये सर्वदलीय नहीं, सर्व समाज बैठक, वही हुआ। अरे सर्वदलीय का मतलब नहीं, सर्व समाज तो ठीक है राकेश सिंह परमार, पर केवल सवर्ण समाज बैठक ना करने। चलिए, सर्व समाज नहीं, सर्व समाज। सब दल आएगा तो बेनिफिट की बात करेगा, दल आएगा तो वोट की बेनिफिट की बात करेगा। मैं समझ रहा हूँ, मैं शब्दों से खेल गया, मुझे पता है भाई साहब, प्लीज। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।